अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ा एक्शन तैयार हो रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट का पहले एक फ़ैसला आया था और अब जो इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू पिटीशन दायर की थी वो भी खारिज कर दी गई है। उसके बाद सदर मुमलिकत भी एक बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। कम अज़ कम मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर उनको मैनेज कर लिया जाता है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वो एक बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। आपको इससे आगाह करता हूँ। लेकिन नाज़रीन कराम, आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ कि जिस तरह इमरान खान पर साइफर केस बना है, इसका बुनियादी मुद्दा ये है कि एक ऐसा सीक्रेट था कि चलें अमेरिका ने आपको धमकी दे दी, आपने अवाम को क्यों बताया। तो आज आपको दो ऐसे वाक़े बताता हूँ जब अमेरिका ने पाकिस्तान में मुदाखलत की और वो अवाम को बताया गया। सबसे पहली मुदाखलत जिसके बारे में नवाज शरीफ ने कौम को बताया वो थी कि नवाज शरीफ को बिल क्लिंटन ने बाकायदा पहले धमकी दी और साथ कहा कि अगर तुम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करोगे तो तुम्हें $5 अरब देंगे, यानी पाकिस्तान को $5 अरब देंगे। कैरेट और स्टिक पॉलिसी इस्तेमाल की गई। ये धमकी थी अमेरिका की तरफ से, जिसको हूबहू पाकिस्तान में बयान किया गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे साइफर पे अमेरिका ने हमें धमकी दी है। फ़र्क है लेकिन इसमें पाकिस्तान ने अमेरिकी धमकी पे अमल नहीं किया, पाकिस्तान ने $5 अरब भी कबूल नहीं किए। यही दावा था। इसको छोड़ें कि ये सच है या नहीं, लेकिन अमेरिका से जोड़ के ये बयान चलाया गया। अमेरिका की धमकी के बारे में भी बताया गया। साइफर केस भी टोटल इतना सा है। अगर इमरान खान पे ये केस बनता है तो नवाज शरीफ पे भी बनता है, लेकिन बात यहाँ पर रुकती नहीं है। नाज़रीन इकराम, परवेज़ मुशर्रफ ने पूरी कौम को बताया कि मुझे अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिचर्ड आर्मटेश की जानिब से पैगाम दिया गया था कि पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, बमबारी करके एज स्टोन में भेज देंगे पाकिस्तान को। ये एक और अमेरिका की धमकी थी। ये भी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से आई थी, जैसे अभी एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू की तरफ से आई है। तब रिचर्ड आर्मटेच ने मुशर्रफ को इनडायरेक्टली तब के DGISI के ज़रिए से ये धमकी दी थी और इस पर मुशर्रफ साहब लेट गए थे। अब ये राज भी कौम को बता दिया गया था। क्या इस पर मुशर्रफ पर भी केस बना था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का? तो नाज़रीन कराम, इससे साबित होता है कि कोई ऐसी धमकी जो पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ आई हो, वो बताने से सीक्रेट एक्ट की वायलेशन नहीं होती। इमरान खान ने वही किया जो नवाज शरीफ भी कर चुके हैं। इमरान खान ने वही किया जो परवेज़ मुशर्रफ भी कर चुके हैं। अब ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, इससे पहले भी वज़ीर आज़म रह चुका था, ये भी नहीं कि कोई नया था, जबकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ आर्मी चीफ थे। इसका मतलब है कि अगर इन दोनों शख्सियात ने ये किया है तो किसी सूरत भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ये खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। ये नुक्ता मुझे आपको सिर्फ बताना था कि अगर रगड़ना है तो फिर नवाज शरीफ के ऊपर भी ये केस बनाना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, इसहाक डार की याद तो आती होगी। एक इस तरह का कॉलम अंसार अब्बासी की तरफ से लिखा गया था। इसहाक डार ने जनरल बाजवा से ये वादे किए थे आने से पहले कि हफ्तों में नहीं दिनों में डॉलर 200 रुपये से नीचे आएगा और इससे महंगाई में भी कमी होगी। ये इसहाक डार वादे करके आया था। ये उसका 7 अक्टूबर 2022 का बयान है। इससे पहले इसहाक डार ने 2021 में जनरल बाजवा से वादा किया था कि मैं डॉलर को 150 से भी नीचे ले आऊँगा, 130 से 140 तक कर दूंगा। ये वाले वादे करके ये आया था और अब पाकिस्तान में डॉलर आज 305 रुपये पर बंद हुआ है और इसहाक डार वापस अपने मुल्क लंदन रवाना हो गया है। यह है पाकिस्तान की रजीम चेंज ऑपरेशन की कहानी। नाज़रीन कराम, असल में जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था तो मैंने तभी आपको कहा था कि ये पूरी कोशिश करेंगे कि इमरान खान कभी वापस ना आए। देखें, अब वो सब हो रहा है। नंबर 2, इनको टास्क दिया गया था कि पाकिस्तान को इतना तबाह कर दो, इतना ज़्यादा तबाह कर दो कि उसके बाद कोई ऑप्शन ना बचे और फिर हम अगर आपके एटमी असासे भी कॉम्प्रोमाइज़ करवाना चाहें तो आपके पास ऑप्शन ना हो। हम आपसे इसराइल को तस्लीम करवाने की शराइत रखें तो आपके पास वो भी ऑप्शन ना हो। तो हमें इस तरफ जान बूझ के धकेला गया है, अदम इस्तेकाम पैदा करके मईशत ख़राब की गई है। हमें चीन और सऊदी अरब ने कहा कि आप मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम ले आएँ ताकि हम पाकिस्तान की मुआशी मदद कर सकें। इसका तर्जुमा पाकिस्तान में बैठे हुए अफलातूनों ने ऐसे किया कि इमरान खान को बंद कर दो, इसकी तकरीरों पे पाबंदी लगा दो, इसका नाम लेने पे पाबंदी लगा दो, जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दो, पूरे मुल्क में दफ़ा 144 लगा दो, औरतों बच्चों को पकड़ के ले जाओ, जेलों में डाल दो, 15 से 20 हज़ार लोगों को जेलों में डाल दो।
یعنی لوگ ایک کیس میں چھوٹتے ہیں تو دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں، دوسرے سے چھوٹتے ہیں تیسرے میں پکڑ لیتے ہیں. تو انہوں نے ترجمہ یہ نکالا کہ سب کو بند کر دو، اس سے زیادہ استحکام آ جائے گا. ناظرین اکرام، جس دن سے عمران خان کو سائفر کے کیس میں ناجائز جیل میں رکھا ہوا ہے، اس دن سے لے کر آج تک سٹاک مارکیٹ تقریباً 2800 پوائنٹ گر چکی ہے، تقریباً 3000 کے لگ بھگ بنتا ہے. آج جب میں دیکھ رہا تھا فگر، ابھی تھوڑا سا اس نے ریکور بھی کیا ہے، لیکن صرف آج 1784 پوائنٹ آپ کے سٹاک مارکیٹ گری ہے. اب آپ نے ابھی اس نے مزید جانا ہے، کیونکہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید شرح سود مزید بڑھے گی. آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق ڈالر کو مارکیٹ ریٹ پہ لانا ہوگا، اور مارکیٹ میں 330 کا بھی ڈالر بلیک میں نہیں مل رہا، جو اوپن مارکیٹ میں 323 324 پر ہے، لیکن 344 اور 45 پر لوگ جو ہیں وہ ڈالر خرید رہے ہیں. آپ کو یہ گیپ ختم کرنا پڑے گا، یہ بھی آئی ایم ایف کی شرائط میں سے ایک شرط ہے. اگر آئی ایم ایف رعایت کرتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ عمران خان کو آپ جیل میں رکھیں، اس کے بعد ہم رعایت کر دیں گے، لیکن یہ کرنا پڑے گا. اگر انیشیل شرائط مانتے ہیں تو ڈالر بھی اوپر جائے گا، اس وجہ سے بجلی اور مہنگی ہوگی، پیٹرول ڈیزل اور مہنگا ہوگا، گیس اور مہنگی ہوگی، اور اس سے جڑی تمام اشیاء بھی مہنگی ہوں گی. ناظرین اکرام، عمران خان کے دور میں چینی 65 روپے سے 90 روپے پہ چلی گئی تو سکینڈل بن گیا تھا. جو جی آئی ٹی بنی اس نے رپورٹ پیش کی کہ جب 1 روپے قیمت بڑھتی ہے چینی کی تو 5 ارب شوگر مافیا کماتا ہے. 65 روپے سے 90 روپے تک قیمت گئی تو یہ 25 روپے بنتے ہیں. 25 کو آپ 5 سے ضرب دیں تو 125 روپے کا یہ فائدہ چینی مافیا کو ہوا. اب 90 روپے سے چینی 180 اور 190 کے درمیان بک رہی ہے. تب 125 کا تھا، اب یہ تقریباً 500 سے 600 ارب روپے کا ٹیکہ جو ہے وہ عوام کو لگا ہے. چینی چور کو جو پارٹی بنا کے دی گئی ہے، اس نے پیسہ تو ادھر سے نکالنا ہے، لوگوں کو جو خریدنا ہے اپنی پارٹی میں ڈیڈ ہارس میں شامل کرنا ہے، تو پیسہ تو پھر قوم سے ہی نکلے گا نا. تو کتنے لوگ چینی چور ہیں. فرزند شہباز، اس کا چینی کا بزنس ہے، معروف چینی چور کی سب سے زیادہ ملیں ہیں. پھر زرداری خاندان کی اپنی ملیں ہیں اومنی گروپ کے انڈر. اور اس طرح کے لوگ اور مافیاز سارے ہی اگر آ جائیں گے تو ظاہر ہے مال بنائیں گے. تو مال پانی بھی زبردست عوام کی کاسٹ پر بنایا جا رہا ہے. 20 دن ہو گئے ہیں کیئر ٹیکر حکومت کو آئے ہوئے اور پی ڈی ایم کی حکومت کو ختم ہوئے. آٹے کا سکینڈل بھی آ چکا ہے، کم از کم 30 ارب کا جو ہے وہ یہ سکینڈل ہے. چینی کا سکینڈل آ چکا ہے. تو جو انہوں نے عمران خان کی حکومت پر الزامات لگائے تھے وہ کئی گنا بڑھ کے ان کے اپنے اوپر آ چکے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ پچھلے کیسز جو ان کے معاف ہوئے ہیں، یہ این آر او ریورس نہ بھی ہوا تو بھی انشاءاللہ جب عمران خان کی حکومت دوبارہ آئے گی یہ نئے کیسز میں پھنسیں گے اور یہ سارے جیلوں میں باقی زندگی گزاریں گے، اور یہ انشاءاللہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. ناظرین اکرام، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے. پہلے ہم جلدی یہ پڑھتے ہیں. تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ دستور اسمبلیوں کی قبل از وقت تحلیل کی صورت میں الیکشن کمیشن کو 90 روز میں الیکشن کے انعقاد کا پابند بناتا ہے. سپریم کورٹ نے مفصل سماعت کے بعد 90 روز میں انتخابات کے دستوری حکم کی تشریح کی اور الیکشن کمیشن کو 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کے انعقاد کا پابند بنایا. الیکشن کمیشن نے آئین کی منشا اور عدالت عظمیٰ کے حکم پر عمل کی بجائے انتخابات کو غیر معینہ مدت تک التوا کی نظر کرنے کا مجرمانہ قدم اٹھایا. سپریم کورٹ نے معاملے پر اپنے تفصیلی فیصلے میں الیکشن کمیشن کے مجرمانہ کردار کی شرح سے وضاحت کی. نظر ثانی درخواست پر سماعت کے دوران بھی الیکشن کمیشن اپنے خلاف آئینی اقدامات پر عدالت کو مطمئن کرنے میں مکمل ناکام رہا. عدالت عظمیٰ کے 4 اپریل کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست کا سپریم کورٹ سے اخراج فی الحقیقت الیکشن کمیشن کے خلاف فرد جرم ہے. قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے اب قومی انتخابات کے باب میں آئین سے انحراف کا ایجنڈا قوم پر عیاں ہے. ملک میں صاف شفاف انتخابات کے انعقاد کے ذمہ دار ادارے کی جانب سے دستور سے مسلسل انحراف اور شہریوں کو ووٹ کے بنیادی حق سے محروم کیے جانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. چیف الیکشن کمشنر اور اراکین کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر اور ان کے کڑے محاسبے کی استدعا کریں گے. تو ناظرین اکرام، تحریک انصاف اب توہین عدالت کی درخواست لے کر سپریم کورٹ جا رہی ہے. اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اب تحریک انصاف کے پیچھے سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ موجود ہے. یہ فیصلہ پوری طرح سے الیکشن کمشنر کو
जो है वो जिम्मेदार ठहराता है आइन तोड़ने का, कोर्ट के ऑर्डर की हुक्म अदूली करने का। पूरी तरह से जिम्मेदार तफसीली फैसले में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन है। इसके बाद ये ओपन एंड शट केस है, इसको काजी फायज ईसा जैसा बंदा भी नहीं संभाल सकेगा। बेशक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल जाते जाते कोई इस पे फैसला ना कर सकें, लेकिन अगर वो बेंच बना के चले गए तो बेंच जब तक खुद ना टूटे इवन चीफ जस्टिस भी कुछ नहीं कर सकता। तो अगर हलाल खाने वाले चंद जजेस, जो कि उमरता बंदयाल को यकीनन पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं उनमें से हलाल खाने वाले कौन से हैं, 5 जजेस का बेंच बना के तौहीन अदालत की कार्रवाई अगर स्टार्ट करवा दें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगले इलेक्शन से पहले तौहीन अदालत में फारिग हो चुका होगा और पाकिस्तान एक करप्ट शख्स से निजात पाएगा। नाज़रीन इकराम, सदर मुमलिकत भी अब सरप्राइज़ दे सकते हैं और वो ये है कि वो इलेक्शन की तारीख का अगले हफ्ते इंशाल्लाह ऐलान कर सकते हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ज़ाहिर है इसमें तब्दीली हो सकती है। धमकियां देने वाले, डराने वाले, जिन्होंने उनका पूरा ऑफिस हाईजैक किया हुआ है, वो कुछ भी करवा सकते हैं। लेकिन इसकी एक वजह है, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी रिव्यू की पिटीशन भी खारिज की है और फैसला सुना दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो 4 अप्रैल वाला फैसला था वो अब स्टैंड करता है। उस फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन तारीख में खुद से तब्दीली नहीं कर सकता, ना तारीख दे सकता है। 90 दिन के अंदर ही करना पड़ेगा जो कुछ करना पड़ेगा। सो इलेक्शन कमीशन को अगर चांद भी तोड़ के लाना पड़े तो वो 90 दिन के अंदर अंदर लाएगा। मर्दमशुमारी हो, जो मर्जी हो करना हो, 90 दिन के अंदर करना पड़ेगा। तो अब सदर के पास मौका है, क्योंकि उनके पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक ताकतवर फैसला खड़ा है, वो उसको बुनियाद बना के उसके हवाले निकाल के इलेक्शन की तारीख दे दें, जिसमें आइन की शिक का भी हवाला हो और उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला होगा जिसने आइन की तशरीह भी कर दी है। तो आइन और आइन की तशरीह साथ लगा के सदर मुमलिकत 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख दे दें, जो 11 नवंबर से पहले की कोई भी तारीख हो सकती है या 9 नवंबर से पहले की कोई तारीख हो सकती है। लेकिन ये अब सदर मुमलिकत को करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम जल्दी गुजर रहा है। 54 दिन कम से कम देने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में सदर मुमलिकत को 15 सितंबर से आगे तो इस फैसले को नहीं जाने देना चाहिए। काजी के आने से पहले तारीख दे दें, फिर काजी का भी इम्तिहान यहाँ पर खड़ा हो जाएगा कि वो आइन के साथ खड़ा होता है या आइन शिकनों के साथ खड़ा होता है। नाज़रीन इकराम, इमरान खान को जो पिछले साल तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन ने सजा दी थी, नाअहल किया था, उस पर अपील दायर की थी इमरान खान के वकला ने। उस अपील पे सांप बन के आमिर फारूक साहब 9 माह से बैठे हुए थे। इस दौरान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन की, वहाँ पे स्टे मिल गया इस फैसले पे, लेकिन उसको रौंद दिया गया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस था उसके होते हुए लाहौर हाई कोर्ट में चल नहीं सकता, तो इन्होंने दरख्वास्त वापस लेने की कि हमें केस वापस कर दें। लाहौर हाई कोर्ट में क्योंकि बेंच बना हुआ है 5 जजेस का, तो वो सुन लेगा, वहाँ बेहतर है। तो वो वापस नहीं कर रहे, 9 माह से दबा के बैठे हैं आमिर फारूक साहब। वो केस अब लग गया है, दरख्वास्त लग गई है। क्या आमिर फारूक उस पे सुन के फैसला देंगे या लाहौर हाई कोर्ट की तरफ चला जाएगा? क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट से अगर वो फैसला सस्पेंड हो जाता है तो इमरान खान की तोशाखाना केस की सज़ा भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अगर वही फैसला सस्पेंड हो जाएगा, वही आइन और कानून के मुताबिक नहीं रहेगा, तो उससे जन्म लेने वाला अगला केस भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। सो इमरान खान की नाअहली ख़त्म हो जाएगी बुनियादी तौर पर, और इमरान खान को जेल इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना उनकी नाअहली के ज़रिए उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, क्योंकि वह इंतखाबी सियासत से आउट हो जाएं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस केस का फैसला जल्द से जल्द आए। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।